नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र के अंतर्गत हम देख रहे थे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो 1931 में पंचसूत्र दिए, 5 सूत्र दिए, उस 5 सूत्र के अगले सूत्र पर बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एम.एस. स्वामीनाथन ने जो 5 सूत्र दिए थे, 5 सूत्र का पहला सूत्र हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था कि पहला सूत्र क्या है। ठीक है, तो पहला सूत्र हमने देख लिया था। क्या देखा था? पुस्तकें उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, और उस सूत्र के मायने क्या हैं, यानी सूत्र का उपसूत्र क्या है। जैसे पुस्तकालय की अवस्थिति किस स्थान पर होनी चाहिए, पुस्तकालय की अवस्थिति के अलावा पुस्तकालय का कार्य का समय क्या होना चाहिए, वर्किंग टाइम क्या होना चाहिए, पुस्तकालय में किस प्रकार के फर्नीचर होने चाहिए, पुस्तकालय में पुस्तक का चयन किस आधार पे हो, पुस्तकालय में जो कर्मचारी गण हैं उसको किस प्रकार के कर्मचारी गण रखने हैं जो कि सबसे अधिक लाभकारी होंगे किसी पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए। इन सब विषयों पर हमने पहले सूत्र पर बात की थी। उस सूत्र का नाम था पुस्तकें उपयोग के लिए, बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, और इस पहले सूत्र में हमने एक बात और देखी थी कि हम जो पहले बात करते थे, पहले क्या बात चलती थी, पुस्तकें संरक्षणार्थ हैं। संरक्षणार्थ मतलब जो भी पहले पुस्तकें थी, मैं किस समय की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तब कि जब प्राचीन काल चल रहा था, साथ ही साथ मध्यकालीन काल भी चल रहा था। उस समय की जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनको संरक्षित करके रखा जाए, संरक्षित एवं एकत्रित करके रखा जाए, यही तो मुख्य उद्देश्य था पहले। कब? जब प्राचीन और मध्यकालीन काल चल रहा था। तो 1931 में एम.एस. स्वामीनाथन ने जो पंचसूत्र दिया, उस पंचसूत्र में बताया कि पुस्तकें जो हैं संरक्षित और एकत्रित करने के लिए नहीं है। पुस्तकें किसके लिए है? पुस्तकें हैं उपयोग के लिए। पुस्तकें किसके लिए हैं? उपयोग के लिए। इस प्रकार की बात पहले सूत्र में कही गई थी। ठीक, और इसका दूसरा सूत्र जो था प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले, अर्थात प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। कहने का मतलब क्या है, पहले वो दूसरा नंबर का सूत्र लिख देता हूं। दूसरा नंबर का सूत्र क्या था? प्रत्येक पाठक को कोई ऐसा ना ले कि ब्राह्मण पाठक है इसलिए लिख देता हूं रीडर, ठीक, को उसकी वांछित पुस्तक, वांछित पुस्तक कहने का मतलब क्या है, उसकी मनचाही पुस्तक, वांछित पुस्तक मिले। यह है दूसरा सूत्र। और इस दूसरे सूत्र का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, ताकि हमको लंबे समय तक चीजें याद हो जाए। दूसरे सूत्र का मतलब क्या है? दूसरे सूत्र का मतलब ढूंढने के लिए भी हमको प्राचीन और मध्यकालीन काल में जाना पड़ेगा। प्राचीन और मध्यकालीन काल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय पुस्तकें संरक्षित और एकत्रित करके रखी जाती थी। उपयोग पर विशेष जोर नहीं दिया जाता था, जो भी चीजें उसको सुरक्षित रख लिया जाए। लेकिन ये पुस्तकें संरक्षित और एकत्रित करके क्यों रखी जाती थी? ताकि कुछ, आखिर इस पुस्तकों का कोई ना कोई तो उपयोग करता ही होगा, कोई ना कोई उपयोग करता होगा। ऐसा तो नहीं है कि पुस्तकें रखी गई हैं संरक्षित और एकत्रित करके तो कोई उपयोग नहीं कर रहा हो। उपयोग कौन करते थे? कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो होते थे, कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो होते थे वही इसका उपयोग करते थे। तो उपयोग करने वाले कौन थे? विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, ये कौन थे? यही लोग उपयोग करने वाले थे। विशिष्ट व्यक्ति जो होते थे वही इसका उपयोग करते थे।
तो दूसरे सूत्र में कहा, दूसरे सूत्र में एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा कि जो मध्यकालीन और प्राचीन काल में पुस्तकें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ही उपयोग की जाती थी, उस नारे को बदल करके पुस्तक सभी के लिए अथवा प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले, ऐसा नारा बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया? अभी हम बात करें किसके? उपयोग की। पहले हम क्या बात किए थे? पहले वाले सूत्र में हम क्या बात किए थे कि पुस्तकालय कहां पर होना चाहिए, किस प्रकार का पुस्तकालय अच्छा माना जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि पुस्तकालय किसी शहर के बीचों बीच होना चाहिए। इसीलिए हमने देखा कि उसमें कर्मचारी कैसे होने चाहिए पहले वाले सूत्र में, और इसीलिए हमने पहले वाले सूत्र में देखा कि वहां पर चेयर और कुर्सियां कैसी होनी चाहिए। कुल मिला के पुस्तकें, जो पुस्तकालय है वो कैसा होना चाहिए, वो चीज हमने पहले सूत्र में देखा। दूसरे सूत्र में हम देख रहे हैं कि दूसरा सूत्र भी, जैसे पहला सूत्र जो था पुस्तकें संरक्षणार्थ हैं, उस चीज को बदल करके स्वामीनाथन ने कहा कि पुस्तकें संरक्षणार्थ नहीं है। पहले सूत्र में पुस्तकें संरक्षणार्थ नहीं है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज। उसी प्रकार से दूसरे सूत्र की अगर बात करें तो दूसरे सूत्र में उपयोग करने वाले पहले कौन थे? तो पहले कौन थे? विशिष्ट व्यक्ति थे। कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही, कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही पुस्तकों, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा ना, मैं इसका नोट्स प्रोवाइड संभवतः नहीं करा पाऊंगा। व्यक्ति ही उपयोग करते थे, यानी पुस्तकें विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए हैं, ऐसा नारा माना जाता था, ऐसा स्लोगन, ऐसा नारा माना जाता था। ठीक, तो इसको एम.एस. स्वामीनाथन ने जब 1931 में अपना पंचसूत्र दिया, तो पंचसूत्र में उन्होंने दूसरे सूत्र में इस नारे को बदल करके इसका नारा दूसरा बदल दिया। दूसरा नारा क्या हुआ? पुस्तकें जो हैं, पुस्तक सभी के लिए, इस नारे का बदल करके इस नारे को किस प्रकार से स्वामीनाथन ने लिखा? कहा पुस्तकें किसके लिए है? पुस्तकें सभी के लिए, या इसी को हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। क्या बोल सकते हैं? प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। इस प्रकार से एम.एस. स्वामीनाथन ने नारे को बदला। तो पहले सूत्र और दूसरे सूत्र में, पहले सूत्र में हम क्या फोकस कर रहे थे, दूसरे सूत्र में क्या फोकस कर रहे हैं, ये चीज आपको डिफरेंशिएट थोड़ा सा पता चल गया हो। ठीक, जहां प्रथम सूत्र जो था, जो पहला सूत्र था, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, वो प्रथम सूत्र कहता है, प्रथम सूत्र का फोकस जो था पुस्तकों की तरफ था। ठीक है, पुस्तकों की तरफ था कि पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, पुस्तकें कैसी रखी होनी चाहिए, पाठक को पढ़ने अगर कोई जाता है तो आरामदायक कुर्सी, चेयर, फर्नीचर आदि मिलना चाहिए। जबकि दूसरा सूत्र फोकस किस पर करता है? पाठकों की ओर फोकस करता है। पाठकों की ओर फोकस करता है कहने का मतलब क्या है कि पाठक कोई किताब पढ़ना चाहता है। मान लेता हूं पहला सूत्र के हिसाब से, मैं एक शहर है जिस शहर का नाम है बिलासपुर, इस बिलासपुर शहर के बीचों बीच एक मैंने क्या पुस्तकालय बना दिया, पुस्तकालय बना दिया। ठीक, अब इस पुस्तकालय में कोई पाठक पढ़ने कब आएगा? जब उसका जी करेगा पढ़ने आएगा। लेकिन जब कोई पाठक यहां पढ़ने आया तो पाठक के पढ़ने के दौर में वो पाता है कि वो जो किताब पढ़ना चाहता था वो किताब यहां पर नहीं है, यानी उसकी वांछित, उसकी चाही गई किताब यहां पर नहीं है। तो इस वांछित या चाही गई किताब को
साबित करने के लिए या वांछित या चाही गई किताब को समझाने के लिए ही एम.एस. स्वामीनाथन ने दूसरा सूत्र दिया कि आप पुस्तकालय सही जगह पर बनाइए, लेकिन उस पुस्तकालय में रुचि के अनुसार यानी वांछनीय पुस्तक आप रखिए। वांछनीय पुस्तक यानी चाही गई पुस्तक, जैसा रीडर, जैसा पाठक पढ़ने वाला चाहता है वैसी किताब आपको रखनी चाहिए। तो दूसरा चीज क्या फोकस करता है? दूसरा सूत्र फोकस करता है पाठक पर, और पहला सूत्र फोकस करता था लाइब्रेरी या किताबों पर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरे सूत्र का मतलब क्या है, दूसरे सूत्र का मीनिंग क्या है? दूसरे सूत्र को मैं आगे वाले पेज पे लिख देता हूं, प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। ठीक, प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। बस 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, पानी ले आता हूं। तो दूसरे सूत्र का मीनिंग क्या है, दूसरे सूत्र का निहितार्थ क्या है? पानी लेने गया था, ठीक, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया। दूसरे सूत्र का निहितार्थ क्या है? पहला निहितार्थ बताता है दूसरा सूत्र, वो कहता है कि सरकार का दायित्व, सरकार का दायित्व। अब सरकार के दायित्व के विषय में क्या बात कहेगी? कहता है, दूसरा सूत्र कहता है सरकार के दायित्व के विषय में कि प्रत्येक सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, एकीकृत पुस्तकालय सेवा की स्थापना एवं संचालन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा भी या राज्य सरकार द्वारा भी, क्या बोलते हैं उसको, अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। किस प्रकार का, किसके लिए अधिनियम? एकीकृत पुस्तकालय सेवा हेतु, एकीकृत पुस्तकालय सेवा हेतु क्या पारित करना चाहिए? अधिनियम पारित करना चाहिए, यानी नियम बनाना चाहिए। केंद्र सरकार भी नियम बनाए और राज्य सरकार भी नियम बनाए। जो कौन कौन नियम, किसके किसके नियम बनाने की बात करता है भारत में? तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और राज्य सरकार की। जो भी राज्य सरकारें होंगी, राज्य सरकार अपने अपने लेवल पे बनाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना अपना क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। नियम में अधिनियम बनाएंगे, वो अधिनियम में पारित करेंगे तो उसमें बताएंगे क्या? वित्त यानी पैसे रुपए के बारे में बताएंगे। पुस्तकालय की स्थापना किस स्थान पर होगी? यदि कोई पुस्तकालय बनाया जाता है तो उस पुस्तकालय का संचालन कैसा किया जाएगा? क्या कोई मैनेजमेंट कमेटी होगी, कोई समिति बनाई जाएगी, सरकार खुद ही किताब भेजेगी, सारी चीजों पर सरकार ही नियंत्रण रखेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सारी चीजें, पुस्तकें किस प्रकार से भंडारित की जाएगी, रखी जाएंगी, कहां पर कितनी किताबें रखी जा सकती हैं, यानी पुस्तकालय के विषय में वो हर चीज जो पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए आवश्यक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अधिनियम बनाए और उस अधिनियम में ये बातें बताए कि हमारे राज्य में या हमारे देश में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। क्लियर होगा? केंद्र और राज्य सरकार के दायित्व कहने का मतलब क्या है
केंद्र और राज्य सरकार के दायित्व कहने का मतलब यह है कि एकीकृत पुस्तकालय सेवा हेतु यानी पुस्तकालय की स्थापना कैसे होगी और पुस्तकालय किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे। मान लेते हैं कहीं पर पुस्तकालय की स्थापना हो गई, अब उस पुस्तकालय को संचालित कैसे किया जाएगा, कैसे उसका प्रबंधन किया जाएगा, इस सब विषय में केंद्र या राज्य सरकार क्या करेगी, इस अधिनियम में लिखेगी। क्लियर है। अब दूसरी बात कहता है, दूसरा मीनिंग जो इसका है वो कहता है पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व। दूसरा मीनिंग कहता है पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व। पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहना यह चाहता है कि पुस्तकालय अधिनियम जब बनेगा तो पुस्तकालय अधिनियम बनने के साथ ही साथ उस पुस्तकालय अधिनियम में यह भी लिखा जाएगा कि पुस्तकालय की स्थापना कैसे होगी, और जब एक बार पुस्तकालय की स्थापना हो गई तो उस पुस्तकालय को सक्सेसफुली रन करने के लिए, सक्सेसफुली रन मतलब संचालित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के पुस्तकालय प्राधिकरण की आवश्यकता होगी जो उस पुस्तकालय में देख रेख करेगा। जैसे मान लेते हैं कॉलेज है, ठीक, अब कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, बाकी पढ़ाने वाले हैं, एक लाइब्रेरी बना दिया गया है, तो उस लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन अलग से बनाया जाएगा ना, उस लाइब्रेरियन का दायित्व होगा। या फिर उस लाइब्रेरी में और भी प्यून होंगे, लाइब्रेरियन के अलावा और भी सहायक होंगे, तो वो सब मिलकर के, या लाइब्रेरी के विषय में जो 4-5 लोग मेंबर होंगे, वो 4-5 मेंबर जो है डिसीजन लेते होंगे उस लाइब्रेरी के विषय में, कोई लाइब्रेरी कैसे संचालित होगी, किस प्रकार का, किस कलर का कुर्सी लगेगा, किस कलर का मेज लगेगा, मेज किस क्वालिटी का होगा, 500 रुपए का लगाना है, 1000 रुपए का लगाना है, 2000 रुपए का लगाना है, किस प्रकार का लगाना है। तो ये सब काम कौन करेगा? पुस्तकालय प्राधिकरण करेगा। अब इस पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व क्या है, इसके विषय में भी उसी अधिनियम में खैर लिखा होना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से इस पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व क्या है। तो पुस्तकालय अधिनियम द्वारा मान्य एवं समन्वित पुस्तकालय प्रणाली स्वयं में परिपूर्ण एवं सफल नहीं होगा जब तक कि पाठकों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार, क्या बोले, भले ही अधिनियम बना दिया जाए, अधिनियम के अनुसार स्थापित भी कर दिया जाए कोई पुस्तकालय, लेकिन अगर पाठकों की रुचि के अनुसार किताबें नहीं रखी जाएंगी तो कोई पाठक पढ़ने क्यों जाएगा? उसकी वांछित किताब जब नहीं मिलेगी तो पुस्तकालय में क्यों जाएगा? तो अगर वैसा पुस्तकालय बना दिया जाए जहां पाठक ही नहीं जा रहा, पढ़ने वाला ही नहीं जा रहा, तो उसका पुस्तकालय बनाने का मतलब क्या है, फायदा क्या? तो वहां पे इस सूत्र क्रमांक 2 का दूसरा जो उपसूत्र है वो काम आता है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, एक कॉल आ रहा है जरूरी, बस लाइन मैं आ रहा हूं बस। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था दूसरे सूत्र के दूसरे उपसूत्र के बारे में। क्या बता रहा था? बता ये रहा था कि पुस्तकालय आप कैसा भी बना लीजिए, अधिनियम बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब उस पुस्तकालय में पाठक के रुचि के अनुसार किताब नहीं होगा या पाठक के सुविधा के अनुसार पुस्तकालय खुलेगा नहीं, कुल मिला के पाठक यानी पढ़ने वाले को किसी भी प्रकार से असुविधा होगी, तो वो फिर लाइब्रेरी, वो पुस्तकालय सक्सेसफुली नहीं रन कर सकता। इसके लिए चाहिए
कि जो पुस्तकालय प्राधिकरण है वो पुस्तकालय प्राधिकरण क्या करे, एक प्रकार का सर्वे करे, लोगों से उनका विचार, जो पढ़ने वाले हैं उनसे उनका विचार जानने की कोशिश करे। एक प्रकार से मैं कहूं तो ये पुस्तकालय एक लाइब्रेरी है और ये पाठक है। इस लाइब्रेरी और पाठक के बीच में जो सेतु का काम करेगा, अरे यार ये पुस्तकालय है, ये पाठक है, पुस्तकालय पाठक, इसके बीच में जो सेतु का काम करेगा ये कौन होगा, ये यही होगा पुस्तकालय प्राधिकरण। और इस पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व क्या होगा, पुस्तकालय को गवर्न करने वाली बॉडी का दायित्व क्या होगा, पुस्तकालय प्राधिकरण मतलब पुस्तकालय को गवर्न करने वाली बॉडी, और उसका काम क्या होगा कि वो पाठकों से उसकी रुचि, उनकी आवश्यकता वाली पुस्तकों के बारे में जानकारी ले और वैसे ही पुस्तक अपने उस पुस्तकालय में रखने की व्यवस्था करे। तो पहला क्या कहता है, पहला सरकार का दायित्व है, दूसरा कहता है पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व है कि वो पाठकों से उनकी राय को जानने की कोशिश करे और पाठकों से उनकी राय को जानने के बाद उसी प्रकार की किताबें या उसी प्रकार की व्यवस्था अपने लाइब्रेरी में देने की कोशिश करे। ठीक है, चलिए अब इसी में तीसरा उपसूत्र देखते हैं, यानी दूसरे उपसूत्र के अंतर्गत हमने सरकार के दायित्व और पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व देखे। अब तीसरी बात हम देखेंगे। ठीक है, तीसरी बात कहता है क्या, पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व। पुस्तकालय कर्मचारी मतलब जो उस पुस्तकालय में काम कर रहे हैं, चाहे वो किताब देने वाला लाइब्रेरियन हो, चाहे कोई प्यून हो जो साफ सफाई करता है, चाहे किताबों की साफ सफाई करने वाला, रख रखाव करने वाला कोई व्यक्ति हो, जैसा भी हो। ठीक है, तो तीसरा उपसूत्र कहता है पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व। पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व। पुस्तकालय कर्मचारियों का क्या दायित्व है, तो सबसे पहला तो दायित्व यही है कि वो पुस्तकालय को ठीक तरीके से रखें, जिस प्रकार से अधिनियम में व्यवस्था की गई है, या पुस्तकालय प्राधिकरण जिस प्रकार से पुस्तकालय को रखने की अपेक्षा कर्मचारियों से करता है, उसी प्रकार से उनको लाइब्रेरी को यानी पुस्तकालय को रखना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो पुस्तकालय के कर्मचारी हों वो प्रशिक्षित हों, ताकि कोई किताब मांगे, पुस्तकें मांगे तो उनको अच्छी तरीके से समय पर दे सके, या फिर अच्छी किताबें सजेस्ट कर सकें, बैठक व्यवस्था अच्छी तरीके से बना सके। तो ये सारे दायित्व किसके हैं, पुस्तकालय कर्मचारियों। और ये सब ये कर क्यों रहे हैं, ताकि पाठक को, पढ़ने वाले को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा न हो, इसीलिए तो कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए अगर हम पहले सूत्र में बात करें तो हमने पुस्तकालय के कर्मचारी गण की बात की थी कि कर्मचारी गण होने चाहिए पहले सूत्र में, याद करिए अगर पहला वीडियो आपने देखा है। अब दूसरे सूत्र में भी हम पुस्तकालय के कर्मचारियों के दायित्व की बात करें तो पहले सूत्र और दूसरे सूत्र में क्या फर्क है, तो हमने पहले सूत्र में देखा था कि जो पुस्तकालय के कर्मचारी हैं वो अनुपालन करने योग्य होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, उनको अच्छा वेतन मान मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरे सूत्र में कहने का मतलब, दूसरा सूत्र क्या कहता है कि ये सब तो पहले सूत्र में बात हो गई कि उनको अच्छा वेतन मान मिले, प्रशिक्षित हो, योग्य हो, सारी चीजें। लेकिन दूसरा सूत्र कहता है कि जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं वो, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ ये कर्मचारी जो पर्याप्त कर्मचारी हों वो कैसे हों, कर्तव्य निष्ठ होने चाहिए।
यानी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखें, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी रखें, ऐसे कर्मचारियों को हमको पुस्तकालय में रखना चाहिए। जो जानते हो कि पुस्तकालय किस प्रकार से रखा जाना चाहिए, वैसे कर्मचारियों की, यानी कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त हो और वो कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसी में एक चौथा दायित्व एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि पाठकों का दायित्व, यानी जो पढ़ने वाले हैं उन पाठकों का दायित्व, पाठकों का क्या दायित्व होना चाहिए। ठीक, तो पुस्तकालय के सभी पाठकों को उनकी वांछित पाठ्य सामग्री प्राप्त हो, इसके लिए पाठकों को क्या करना चाहिए, पाठकों को सहयोग करना चाहिए। किसका, पुस्तकालय प्राधिकरण का। यानी पुस्तकालय प्राधिकरण हमने देखा था कहां, दूसरे नंबर पे पुस्तकालय प्राधिकरण। ये काम क्या करता है, एक तरीके से सेतु का काम करेगा पुस्तकालय और पाठक के बीच में। पाठक से पूछने का प्रयास करेगा कि आपको किस तरह की किताबें चाहिए या किस प्रकार की व्यवस्था आपको लाइब्रेरी में चाहिए, उसी प्रकार की व्यवस्था लाइब्रेरी में वो रखने का प्रयास करेगा। ठीक, तो जब ये प्रयास करता है पुस्तकालय प्राधिकरण, उस समय पाठक को क्या चाहिए, पाठक को चाहिए, पढ़ने वाले को चाहिए, रीडर को चाहिए कि वो उसमें सहयोग करे, सही जानकारी देने की कोशिश करे। साथ ही साथ जो किताबें उसको उपयोग के लिए दी गई हैं उन किताबों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे। ऐसा ना समझे कि किताबें पुस्तकालय की किताबें, सार्वजनिक किताब है तो उस किताब को किसी प्रकार से तोड़े मोड़े मरोड़े या फिर किसी प्रकार से क्षति या नुकसान पहुंचाने का दायित्व न, मतलब प्रयास न करे। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा सूत्र था, प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले, वो सूत्र हमारा यहां पे खत्म हो जाता है। दूसरा सूत्र कहता है कि जहां पर विशिष्ट व्यक्ति के उपयोग की बात थी, वहां पर दूसरा सूत्र कहता है कि यहां पर पुस्तकें अब सभी के लिए होंगी या फिर प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है, चलिए तो ये सब बातें यहां पर हमारी खत्म हो गई, हमारा दूसरा सूत्र यहां पर खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे सूत्र पर। तीसरा सूत्र क्या था, पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक, वैसे तो जो तीसरा सूत्र है पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये दूसरा जो सूत्र हमने देखा कि प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले, उसी का पूरक है। यानी दूसरे सूत्र का पूरक है कौन सा, तीसरा सूत्र। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कब, अगली क्लास में। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा वीडियो। हम तीसरे सूत्र की बात करेंगे अगली क्लास में, जहां से हम देखेंगे प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसके अंतर्गत हमको कौन कौन सी चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें देखनी है, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल एक सूत्र देख रहे हैं, दूसरा सूत्र। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। जैसे ही ये पंचसूत्र वाला कार्यक्रम खत्म होगा, यानी पंचसूत्र के सारे सूत्र पढ़ लेंगे, वैसे ही हम बहुत तेज गति से आगे फिर पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी शुरुआत क्लास है इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं। 25-30 मिनट 40 मिनट का क्लास आपको करके दे रहा हूं, नहीं तो फिर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे की भी क्लास लूंगा और उसमें सारी चीजें लंबी लंबी चलेंगी। ध्यान रखिएगा, चीजों को नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, अपना नोट्स ही काम आता है। नमस्कार, जय।